नमस्कार, इंडिया वॉइस में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव। रिपोर्टर्स लाइव में हम दिन भर की खबरों की पड़ताल करते हैं और हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर जाकर खबरों के बारे में तफसील से जानकारी लेते हैं और आप तक वो खबरें पहुंचाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ में सपा नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक कानूनी शिकंजे उन पर कसते जा रहे हैं। आज सुबह आईटी विभाग की टीम ने रामपुर सहित 6 जिलों में छापेमारी करी और ये छापेमारी उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर की गई और इसमें जहां जहां पर आजम खान के करीबी लोग थे उन जगहों पर इनकम टैक्स की टीम ने जो है वो छापेमारी करी। वहां पर जाके जरूरी जो दस्तावेज थे उनको अपने कब्जे में लिया गया। इसके अलावा जिस वक्त सुबह रामपुर में आजम खान के घर पर आईटी विभाग की टीम पहुंची उस वक्त आजम खान वहां पर मौजूद थे। इसके बाद कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर एक राजनीति भी देखने को मिली। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इस छापेमारी को राजनीति का रूप देते हुए बीजेपी पर इस बात का आरोप लगाती हुई नजर आई कि घोसी उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को हार मिली है उसी का ये नतीजा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को डराने धमकाने के लिए बीजेपी सरकारी फंड का गलत तरीके से प्रयोग कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब जब सरकार कमजोर होगी तब तब इस तरीके की छापेमारियां बढ़ेंगी और इस बात को उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके जनता के बीच में रखा। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये एक समान प्रक्रिया है। जिस तरीके से वित्तीय अनियमितताओं के आरोप आजम खान पर लगे थे उसके चलते इनकम टैक्स जो है ये कार्रवाई कर रही है। इनकम टैक्स स्वतंत्र रूप से सभी जगह पर कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं उसी बात का नतीजा है। ये केस 2019 में दर्ज किया गया था और चुनाव अभी हुए। तो इस तरीके की बीजेपी की सफाई है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं इस मुद्दे को लेकर भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति तेजी के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील चौहान। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों को बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सबसे पहले सभी केंद्रीय मंत्रियों ने और सांसदों ने पीएम नरेंद्र मोदी का G20 की सफलता को लेकर उनका स्वागत किया, उनको बधाई दी और सभी ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। साथ ही साथ आपको बता दें अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि हमारी सरकार लगातार अच्छे काम कर रही है। आने वाले 3 साल में 2023 से लेकर 2026 तक 75 लाख गैस कनेक्शन और दिए जाएंगे पिछले 3 साल में। और जो उज्ज्वला से कनेक्शन दिए गए थे अभी तक 60 लाख महिलाओं को, गरीब महिलाओं को उज्ज्वला गैस से फायदा हुआ है। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन नाम रख लिया है लेकिन उसके बाद भी उनकी सोच उसी प्रकार है। और सनातन धर्म को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी आखिरकार क्यों चुप हैं। तमाम बातों को लेकर आरोप लगाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। G20 की सफलता को लेकर सभी गदगद हैं और सभी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। आपको बता दें G20 9 से 10 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था जहां पर दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आए थे और ये सम्मेलन बहुत अच्छे से हुआ है। आपको बता दें तमाम ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी सामने निकल कर आई हैं और इसमें ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है जिसमें 7,200 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट से देखा जाएगा बहुत बदलाव आएंगे, कोर्ट में लोगों को फ्यूल मिलेगा। और जो महत्वपूर्ण विषय पर बात की गई थी G20 में, खासकर अगर बायोफ्यूल की बात की जाए जो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था उसको लेकर भी अनुराग ठाकुर ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। कहा कि इससे देश को काफी लाभ होगा। कैमरामैन निकी के साथ मैं सुनील चौहान, इंडिया वॉइस, नोएडा। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद असलम। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद इरफान सोलंकी को अभी कुछ दिन और जेल में रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी पर कई मामले दर्ज हैं जिसमें आज जो सुनवाई होनी थी, जिस पर जमानत की याचिका डाली गई थी, वो एक फर्जी आधार कार्ड के जरिए जो हवाई यात्रा है अशरफ अली नाम से वो इरफान सोलंकी ने की थी। जिसके बाद जो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस है उसने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था।
हालांकि अगर हम इसके पीछे जाते हैं तो सबसे पहला जो इरफान पर मामला था वो महिला के घर में प्लॉट को लेकर आगजनी का था, जिसके बाद लगातार जो इरफान जो है पुलिस से बचने के लिए कानपुर छोड़कर दूसरे शहरों में जाने लग गए थे और दिल्ली से जो उन्होंने हवाई यात्रा की थी बॉम्बे के लिए, उसमें उन्होंने फर्जी आधार कार्ड के जरिए अशरफ अली नाम से एक यात्रा की थी। उसी मामले को लेकर आज जमात के लिए याचिका डाली गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले पर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस का कहना है कि उसने अदालत के समक्ष कुछ ऐसे सबूत पेश किए हैं जिसके आधार पर इरफान को जो सजा है वो होना तय है और इरफान को किसी भी तरह की कोई राहत फिलहाल तो नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया एमपी का 1 दिवसीय दौरा। क्या कुछ रहा खास, बता रही हैं स्वीटी दीक्षित। योगी आदित्यनाथ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है। जी हाँ, यूपी के सीएम अब मध्य प्रदेश के दौरे पर निकले हैं। बता दें कि उन्होंने सीधे इंदौर के एयरपोर्ट जाने के बाद उज्जैन मंदिर गए और उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन पूजन किए और वहां पे उन्होंने नंदी कक्ष में ध्यान भी लगाया। काफी लंबे समय तक उन्होंने नंदी कक्ष में ध्यान लगाया। उसके बाद अपने आगे के कार्यक्रम में धीरे धीरे करके शिरकत करने के लिए पहुंचते गए। वो वृथहारी गुफा में भी गए, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया, फूलों से सजाया हुआ था वृथहारी गुफा और वो तस्वीरें भी देखने लायक थी किस तरीके से वहां पे मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। वहां पे आपको बता दें कि देवी अहिल्या के भी उन्होंने एक मूर्ति का लोकार्पण किया। इस दौरान फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए वो शिवाजी के उस अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे जहां पे उनका अभिषेक होना था और उस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद आगे कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें एमपी में शिरकत करेगी। बता दें कि अब तक कई कार्यक्रम निपट चुके हैं। 1 दिवसीय उनका पूरा ये दौरा है। उसके बाद सीधे वो यूपी के लिए रवाना हो जाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के सीएम धामी रोड शो के लिए लंदन जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट समिट दिसंबर माह में होने जा रही है और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री खुद फ्रंट फुट पर इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और लगातार इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जा रहा है कि वो उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करे। ऐसे में मुख्यमंत्री का एक प्रस्तावित हो गया है रोड शो लंदन में। मुख्यमंत्री खुद जाएंगे लंदन में और वहां पर जितने भी इन्वेस्टर होंगे उन्हें आमंत्रित करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की जो दिसंबर माह में उत्तराखंड में होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं वो फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं और उनके ठीक पीछे जो शासन और प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगातार बैठक करके लगातार निवेशकों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में अबू धाबी और दुबई में भी मुख्यमंत्री का रोड शो रहेगा, जिसमें मुख्यमंत्री वहां के जितने भी निवेशक करता है उन्हें उत्तराखंड आने का निमंत्रण देंगे। वहीं अगर बात की जाए लगातार मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं जो निवेश करता है। कल भी वह दिल्ली जा रहे हैं और वहां पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर एक बैठक होने वाली है। तो लगातार मुख्यमंत्री फ्रंट फुट पर है और देखना होगा जो उसका स्वरूप होगा जब दिसंबर माह में ये इन्वेस्टमेंट समिट होगी तो उसका स्वरूप कैसा होगा और क्या वो टारगेट 2.5 लाख करोड़ का जो उत्तराखंड सरकार ने रखा है वो अचीव कर पाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चांद के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। देहरादून में ग्लोबल समिट को लेकर धामी सरकार क्या कुछ तैयारी कर रही है, बता रहे हैं अभय कैथुरा। धामी सरकार इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है। इस इन्वेस्टर समिट को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से भी जाना जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इसके जरिए 2030 तक का एक खाका तैयार करा है, यानी 2030 तक प्रदेश में 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश करने का उद्देश्य सरकार ने यहाँ पर रखा है। लक्ष्य उसके लिए निर्धारित हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि जो लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया उसमें रोजगार भी होगा, साथ ही जो श्रमिक होंगे, इन 10 लाख से ज्यादा ऐसे श्रमिक होंगे जिनको इसका सीधे तौर पर लाभ यहाँ पर मिलने जाएगा। ये कहा जा सकता है कि धामी सरकार रोजगार की दिशा में एक और नया कदम बढ़ाने जा रही है ताकि विभागों के साथ साथ दूसरे ऐसे सेक्टर भी हैं जहाँ पर लोग स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं। उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ती नजर आ रही है ताकि उत्तराखंड राज्य आत्मनिर्भर बन सके और जो सरकार ने लक्ष्य चुना उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कैमरामैन हसनैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। रायबरेली में भी आयुष्मान भव योजना की शुरुआत हो चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। आम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रोग्राम आयुष्मान भवा का आयोजन एक और जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वर्चुअल तौर पे किया जा रहा है,
उसी के क्रम में रायबरेली जनपद में भी इसका सीधा प्रसारण आज जिला अस्पताल में किया गया है। बता दें कि इस प्रोग्राम के माध्यम से उन लोगों को जागरूक किया जाएगा जो लोग जानकारी के अभाव में कुपोषित होते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं रख पाते हैं। बता दें कि इस पूरे मामले की जानकारी जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के द्वारा दी गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि प्रोग्राम आयुष्मान भवा का आयोजन किया जा रहा है और इसकी शुरुआत 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। खास तौर से इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है और लोगों को एक स्थान पे उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को एक स्थान पर उचित इलाज मिलेगा और लोगों को जागरूक करने का भी प्रोग्राम चलाया जाएगा। बता दें कि उनके द्वारा बताया गया है कि खास तौर से इस प्रोग्राम को सैटरडे और संडे में बांटा गया है। शनिवार को हर ग्राम सभा व वार्डों में इसके जो चिन्हित लोग हैं वो जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं रविवार को CHC और PHC स्तर पर इसका मेले का आयोजन किया जाएगा, जिस मेले में लोग आएंगे और उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, इलाज किया जाएगा, लोगों की चेकिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग भी की जाएगी और उनको दवाएं भी दी जाएंगी। बता दें कि ये इसका प्रमुख उद्देश्य है कि लोग कुपोषित ना हो और लोग स्वस्थ हों। तो इस तरह से जानकारी जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के द्वारा देते हुए बताया गया है कि इसका मेन फोकस है कि जो लोग कुपोषित हो रहे हैं और जो लोग इलाज के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उनको एक स्थान पर सारी तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। राजू तिवारी, इंडिया वाइज, रायबरेली। आगरा से एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है वीडियो में, बता रहे हैं आमिर कादरी। आगरा में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि बाल शिशु गृह की सुपरिटेंडेंट द्वारा एक बच्ची को बेरहमी से पीटा गया। सीसीटीवी फुटेज में ये क्लियर हुआ है कि बाल शिशु गृह की सुपरिटेंडेंट पूनम पाल के द्वारा एक बच्ची को चप्पलों से पीटा गया। वायरल वीडियो के आधार पर पूनम पाल को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड करने के बाद आज आगरा कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी ने पूनम पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आगरा कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी ने कहा है बाल शिशु गृह में इस तरीके की क्रूरता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की घटना अगर आगे कभी आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आज बाल शिशु गृह में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान काफी कमियां पाई गई, जिसको लेकर अधिकारियों ने काफी नाराजगी जाहिर की है और तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस तरह की घटनाओं को रोकने में नाकाम रहे हैं अधिकारी। बाल शिशु गृह के अंदर इस तरह की घटनाएं को ये पहली बार आगरा में नहीं हुई, इससे पहले भी कई बार घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इस बार आगरा कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी ने सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। आगरा से आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। हरदोई में अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में निकाला जुलूस। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं आनंद त्रिवेदी। हापुड़ की घटना को लेकर आज हरदोई में वकीलों में आक्रोश दिखा। आपको बता दें कि उन्होंने करीबन सैकड़ों वकीलों एक साथ होकर और डीएम को ज्ञापन दिया है। हालांकि आपको बता दें कि साथ में ही नारे भी लगाए हैं, योगी मुर्दाबाद और डीएम मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं, लेकिन अभी तक वकीलों का जो आक्रोश जारी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे शून्य नजर आ रहा है। लगातार बार एसोसिएशन, हरदोई के बार एसोसिएशन लगातार कार्रवाई के लिए मांग कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई कैसे होती है। हालांकि जो पुलिसकर्मी थे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना अधिकारी के ऊपर, ना ही हापुड़ के डीएम के ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी तक ये बात सामने आ रही है कि वकील लगातार आक्रोशित रूप से नजर आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य है। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी एक कार्रवाई होगी। हालांकि यहाँ इस पे महामंत्री बार एसोसिएशन के आदर्श पांडे ने बताया है कि इसी तरीके से हमारा कार्य जारी रहेगा और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो कचहरी का एक भी कार्य नहीं होगा, यहाँ तक कि तारीख तक नहीं लेनी जाएगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। लखीमपुर खीरी में बैंक के उत्पीड़न से दलित किसान की जान चली गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राम जी। लखीमपुर खीरी में एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। आपको बताते चलते हैं कि लखीमपुर खीरी में एक दलित किसान जो कर्ज लेने के दौरान, जो बैंक से कर्ज नहीं जमा करने के दौरान
जो बैंक की टीम पहुंचती है उसको दलित किसान को अपनी जीप में बैठा लो, घंटों बैठाए रहती हैं, उससे प्रताड़ित होकर दलित किसान की मौत हो जाती है। आपको बताते चलते हैं कि लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना निकल के आई है। भूमि विकास बैंक से 60,000 रुपए कर्जा मुर्गी पालन के लिए दलित किसान ने लिया था, जो कि अदा नहीं करा पाया था, जो ब्याज लग के 2,71,000 रुपए का कर्जा बैंक से हो गया था। कल दलित किसान के घर पे जो टीम पहुंचती है, बैंक कर्मी होते हैं, तहसील कर्मी होते हैं, उसको घंटों बैठाए रहे जीप में प्रताड़ित किया जाता है। उससे दलित किसान की मौत हो जाती है। मौत के बाद पूरे इलाके में एक सनसनी से फैल जाती है। किसान के जो नेता हैं वो भारी तादाद में किसान के घर पहुंचे हैं और किसान के शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा है। वहीं मामले की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं आपको बताते जाते हैं कि भूमि विकास बैंक के जो अधिकारी हैं वो अपने बैंक से लापता हो गए हैं, का जो मैनेजर है वो भी लापता है। तो कहीं ना कहीं घटना बड़ी है, घटने को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं जो बैंक कर्मी है। लखीमपुर खीरी से इंडिया वाइस से रामजी सिंह। सहारनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में कर्तव्य और इंसानियत को भूले डॉक्टर, कैसे बता रहे हैं शरद कुमार। थाना गंगोह क्षेत्र में एक स्कूली छात्रा के साथ आज गैंगरेप की वारदात हो गई। इस वारदात में शामिल 5 युवकों को जनपद सहारनपुर की थाना गंगोह पुलिस ने देर रात ही उठाकर आज जेल भेज दिया। आपको बता दें कि बीते दिन थाना गंगोह क्षेत्र की रहने वाली एक स्कूली नाबालिग छात्रा को परिचित व्यक्ति ने मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने के बहाने बिठाया और फिर उसे सुनसान जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पहले 1, फिर 2 और फिर 3 और दोस्तों को बुलाकर लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र में हुई इस दरिंदगी को लेकर ग्रामीणों ने आज गंगोह थाने को घेरा है और घेरने के पश्चात उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वो 5 आरोपियों के मकानों पर बिल्डोजर चलाकर उन्हें जल्द से जल्द सजा देने का काम करें। सहारनपुर एसएसपी विपिन ताड़ा ने भी देर रात में ही 5 आरोपी युवकों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजने का काम किया है। सहारनपुर में गैंगरेप की घटना से हर कोई अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है कि योगी राज में आखिरकार कितने अपराधियों के हौसले कैसे बुलंद हो सकते हैं। शरद कुमार शरद, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। तो सहारनपुर में राजकीय मेडिकल इंटर कॉलेज की यदि बात की जाए तो जिस तरह से मामला वहां पर सामने आया है, साफ बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक मरीज की जान चली गई है। लंबे समय से मरीज इलाज में तड़प तड़प वो डॉक्टर का इंतजार करता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा है। इसके बाद बात करेंगे हम संबल की। संबल में बारिश के चलते एक दर्दनाक हादसा हो गया। खबर की पड़ताल कर रहे हैं सतीश सिंह। बारिश में इतना कहर रहा है कि गली की छत गिरी और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद संभल का है और जुनावी थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर जो है देर रात एक छत गिर जाती है और उसमें पूरा परिवार सो रहा था। परिवार सोने पर जो है छत गिरने के आसपास लोग मौके पर पहुंचे और कोहराम से मच गया, जहाँ पर आनंद फानी में मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद में लोगों को लिए निकाला कॉम्बिंग करके और गाँव वालों ने कॉम्बिंग करके निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ एक पिता और 2 पुत्र की मौत हो चुकी है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जहां हायर सेंटर उसे रेफर कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से गांव में लगातार बारिश हुई थी, 2 दिन लगातार बारिश होने के बावजूद में ये नहीं बताया जा रहा था कि जो है पानी की निकासी कमी और कच्ची छत थी। कच्ची छत जो है पानी पी गई। पीने के बाद में वो देर रात्रि मकान में जो छत धम धम करके गिर गई। धम धम कर गिरने के बाद में जो है वहाँ पर जो परिवार सो रहा था, देर रात्रि जो परिवार सबका पूरा परिवार दब गया और दबने के बाद में आसपास के लोगों ने आकर कॉम्बिंग करके वहाँ पे जो निकाला। मौके पे प्रशासन भी पहुंच चुका है और सही जांच की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि गरीबों के छत गिरने का कारण यही बताया जा रहा है कि जो कच्चा मकान है या महिला की हालत गंभीर है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संबल। आगरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खबर के बारे में बता रहे हैं संवाददाता आमिर कादरी। आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह के इंस्ट्रक्शन पर थाना एतमादौला पुलिस और आगरा एसओजी टीम के जॉइंट ऑपरेशन में एक 50,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। इनामिया बदमाश काफी लंबे समय से 4 मुकदमा वांछित चल रहा था, लेकिन आज थाना एतमादौला पुलिस और आगरा एसओजी टीम के जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
साथ ही थाना एतमादौला पुलिस ने एक चोरी की घटना का खुलासा किया है। 2 शातिर चोर ऐसे गिरफ्तार किए हैं जो खाली पड़े मकानों को अपना निशाना बनाते थे, रेकी करने के बाद में घटना को अंजाम दिया करते थे। लेकिन थाना एतमादौला इंस्पेक्टर राजकुमार और डिवीजन चौकी इंचार्ज सुशील पंवार की स्ट्रेटजी के सामने चोरों की नहीं चल सकी। दोनों चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से आभूषण और नकदी भी बरामद की गई है। इस इंटेरोगेशन में चोरों ने कबूला है कि अपने शौक मौज पूरा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। थाना एतमादौला पुलिस के सामने चोरों की नहीं चल सकी। थाना एतमादौला पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार किया है। आज डीसीपी सिटी सूरज रॉय के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस घटना का खुलासा किया गया। आगरा से आमिर काजी, इंडिया वॉइस। आगरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि चोरी की घटना में पुलिस ने खुलासा करते हुए भारी मात्रा में सामान बरामद किया है। उसके साथ ही साथ सामान के साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कामयाबी आगरा पुलिस के हाथ लगी है। इसके बाद बात करेंगे शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज पर आरोप लगाए गए हैं। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं सैयद रिजवान अब्बास। मेडिकल कॉलेज में लापरवाही से हुई मौत और परिजनों ने लगाया आरोप। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जिला शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में जब से मीडिया कवरेज पे पाबंदी लगा दी गई है, जब से स्टाफ डंके की चोट पे पैसे ले रहा है, जिसका जिक्र अल्लाह बख्श भाई खुदा बख्श ने बताया कि मैं थाना जलालाबाद के रौली गांव का रहने वाला हूं। मैं अपने कल भाई को ट्रामा सेंटर भर्ती कराया था, जो कि टीबी का मरीज था। उसके बावजूद भी किसी ने घंटों तक हाथ नहीं लगाया। उसके बाद पैसों की डिमांड की गई। पैसों के बाद मुझे वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया, बेड दिला दिया गया था। उसके बावजूद भी मैंने वार्ड बॉय से कहा इनका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कर दिया भाई साहब, तो उन्होंने कहा इसके पैसे लगेंगे। 2 उंगलियां उठाई, 2000 मांगे यानी मुझसे, तो मैंने 501 101 दे दिए। उसके बावजूद भी मेरे पास पैसे जैसे ही खत्म हो गए तो लापरवाही करने लगे ट्रीटमेंट में। तो मैंने उनसे कहा इनका जो है ट्रीटमेंट भैया नहीं हो पा रहा है सही से, ना ही इन्हें कोई फायदा है। उसके बावजूद भी वार्ड बॉय ने एक इंजेक्शन लगाया जिससे कि उनका पेट फूलने लगा। तो मैंने जब स्टाफ के पास गया तो किसी ने मेरी नहीं सुनी। इतनी देर में जिस वार्ड बॉय ने इंजेक्शन लगाया था वो आ गया। मैंने उससे बताया, तब उसने भी आके एक इंजेक्शन और लगाया। एक और लगाने के बाद मेरा भाई एकदम मौत हो गई इंजेक्शन लगाने से, जो कि खुदा बख्श का ये कहना है कि अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ्स के लापरवाहियों से मेरे भाई की मौत हुई है और उसका शब्द बेड पे पड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, उनका ये भी कहना है कि इनका पोस्टमार्टम यूँ नहीं कराया जा रहा है क्योंकि मेडिकल कॉलेज में इलाज करने वाले भी यही लोग हैं और इनका पोस्टमार्टम भी करने वाले यही लोग होंगे और हार्ट अटैक से मौत दिखा देंगे। जी हाँ, शाहजहांपुर से इंडिया वॉइस से रिजवान अब्बास। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।